नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं 90 FM लाउड स्पीकर। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राहुल जी और विशाल जी, जो कोड गेस्चर से हैं। कोड गेस्चर क्या करती है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो डिजिटल माध्यम से आपको कस्टमर प्रोवाइड करती है। जहां पे लोगों की नीड होती है वो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में जॉब करने के लिए कि वहां पे अच्छा पेमेंट मिलेगा, लेकिन हमारे मिश्रा बंधु नोएडा जैसे बड़े सिटी को छोड़ करके अपने गोरखपुर में आए हैं। अपने गोरखपुर को कुछ देना चाहते हैं। किस तरह से देना चाहते हैं, आइए इनसे बात करेंगे। और रियल में ये आज के हमारे कर्मयोगी हैं। राहुल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और विशाल जी आपका भी। लाउड स्पीकर 90 FM और रुद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को इस लायक समझा गया कि हम लोग कुछ अपनी बातें रख सकें। थैंक यू सो मच 90 FM लाउड स्पीकर कि हम लोग को मौका दिए कि अपनी बातें हम लोग रख सकें डिजिटल के परिप्रेक्ष्य में और लोगों को जागरूक कर सकें। राहुल सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये वेबसाइट क्या होता है? देखिए, वेबसाइट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे किसी भी स्तर का जो बिज़नेस है, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने ग्राहक तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। जैसे कि नॉर्मल पुराने ज़माने में होता क्या था कि हम लोग अलग अलग साधन इस्तेमाल करते थे, पैम्पलेट्स बंटवाते थे, होर्डिंग लगवाते थे। तो अब ये क्या है कि लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, घरों में PC हो गया है, लैपटॉप हो गए हैं। तो जो ग्राहक होता है वो भी अपने आप को अपडेट कर चुका है। तो हमें क्या करना होगा कि हम उन्हीं के साथ जिस तरीके से ग्राहक अपडेट हुआ तो हमको बिजनेस को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और एक वेबसाइट नाम की चीज़ बनानी पड़ेगी जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास बिजनेस की है उसको आप वेबसाइट का आकार देके उसको आप उसमें दिखा सकते हैं, ताकि जो यूज़र है, जो कस्टमर है, वो आसानी से उस तक पहुंच सके और अपनी जानकारी अपने हिसाब से वहां से ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई एक आर्टिस्ट है, तो उनको अगर अपने आर्ट के बारे में बताना है या अपनी कला के बारे में लोगों तक पहुंचाना है, तो वो अपने, जैसे मान लीजिए कि वो गायक है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो जो भी वो गाना गाती हैं उसको एक MP3 उसका निकलता होगा। तो वेबसाइट का एक सॉन्ग पेज बनाकर वहाँ पर वो MP3 लगा सकती हैं। यूट्यूब पर गाने अगर डालती हैं तो यूट्यूब के लिंक लगा सकती हैं वहाँ पे। तो जो उनका श्रोता होगा, जो उनके दर्शक होंगे, वो बेहद आसानी से उस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर उसमें देख सकते हैं कि नए गाने कौन से आ रहे हैं और पुराने गाने कौन से उनके पड़े हुए हैं। वहाँ पे ग्राहक, जो भी उनके श्रोता हैं, वो अपने रिव्यू दे सकते हैं कि गाने कैसे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे। फेसबुक पे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे वेबसाइट एक अच्छा ज़रिया हो सकती है कि अपने श्रोता तक, अपने कस्टमर तक, अपने ग्राहक तक वो पहुंच सके। विशाल सर से हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई अपने यहाँ छोटा सा रिटेल है, कोई कपड़े की दुकान है या स्वीट्स कोई दुकान है, तो वेबसाइट के माध्यम से कैसे वो ग्रो कर सकता है, उसको हमें समझाइए आप। देखिए, सबसे पहले तो वेबसाइट एक तरीके से आपका डिजिटल कैटलॉग है। हाँ। तो अब एक तरीका तो जैसे ये समझना एकदम वो नहीं है कि दुकान आपका दुकान है और वेबसाइट कुछ और ही चीज़ है। अच्छा। वेबसाइट भी आपकी दुकान ही है। हाँ। वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। जैसे आपके ऑफलाइन दुकान में जो आपने शोरूम खोला है या जो भी एक मिठाई की दुकान खोली है, वहाँ पे एक कस्टमर जाता है, मिठाइयाँ आपकी देखता है, पैसा निकाल के देता है, जो उसको चाहिए रहता है वो लेके घर चला जाता है। अच्छा। सेम यही प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन आपने उन्हीं मिठाइयों की फोटोज डाल दी हैं, उसके रेट्स पड़े हुए हैं। अच्छा। वही जो विजिटर आपके दुकान पे गया था वो आपके डिजिटल दुकान पे गया, तो वहाँ से वो शॉपिंग भी कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। वहाँ पे उससे जो भी मिठाई, फॉर एग्जांपल उसे लड्डू लेना है, तो 1 किलो लड्डू उसने ऑर्डर किया, आपके पास ऑर्डर आ गया, आप उसको ईजिली उसके घर पे पहुंचा दिए। तो वो भी आपकी डिजिटल दुकान ही है। अगर नहीं आप तुरंत ऑर्डर करने में सक्षम है तो कम से कम कैटलॉग टाइप का बना लीजिए कि हमको घर बैठे भी पता चल सके कि रुद्रा भाई के दुकान पे कौन कौन सी वेराइटीज हैं। अच्छा। अब हमको कलाकंद चाहिए और रुद्रा भाई के यहाँ नहीं है, या हो सकता है हमको कोई ऐसी मिठाई चाहिए जो कहीं पे भी ना हो लेकिन रुद्रा भाई के यहाँ हो, तो हम वो देख सकते हैं घर बैठे भी, और आपके यहाँ से उस कस्टमर बढ़ेंगे। ये बेनिफिट एक रहता है। और मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान हो गई या कोई डॉक्टर हो गया, तो उसको कैसे बेनिफिट? डॉक्टर वाला बताइए। डॉक्टर वाले में क्या है कि उनकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है कि अपॉइंटमेंट पेशेंट घर बैठे ले सके, ये अच्छा। सुविधा वो दे सकें। तो अब वो इस ठंड में ही अगर आदमी जाए क्लिनिक पे और पता चले डॉक्टर साहब हैं ही नहीं, या कब अपॉइंटमेंट उनको लेना है, तो ये नोटिफिकेशन वो आसानी से वेबसाइट पे अपने दे सकते हैं कि फलाने डेट से फलाने डेट तक डॉक्टर साहब छुट्टी पे, आप इसके बाद अपॉइंटमेंट लगा लिए। तो पहली बात, पेशेंट का ये झंझट बचा कि वो दौड़ के उनके क्लिनिक पे गया। वेबसाइट से उनको पता चल गया कि किस डेट में उनको लगाना है, दौड़ के जाना भी नहीं पड़ा और घर से अपने आप और वो अपॉइंटमेंट ले लिए वेबसाइट के माध्यम से। राहुल सर से हम जानना चाहेंगे, राहुल सर, जो इस समय की यूथ बिजनेस कर रहे हैं उन्हें तो वेबसाइट का ज्ञान है, वो लोग इजीली बनवाते हैं वेबसाइट, लेकिन पुराने समय से जो बिजनेसमैन बिजनेस करते आ रहे हैं उनको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है।
तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए रुद्र जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसलिए है क्योंकि जो गोरखपुर शहर है वो एक तरीके से अभी डेवलपमेंट के फेज़ में है। अभी डेवलपमेंट में यहाँ पे उतना हुआ नहीं है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो बिजनेस हैं वो परंपरागत हैं और उनके ये या यूँ कह लीजिए कि उनके बाबा ने बिजनेस शुरू किया था, अब उनके पिताजी बिजनेस देख रहे हैं और अब उनके लड़के बिजनेस देखेंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ज़्यादातर पिताजी की ज़्यादा होती है। पिताजी की। अब क्योंकि पिताजी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो बाकी डिसीजन अच्छा लेते हैं। खैर ये भी डिसीजन वो बेहतर ही लेते हैं, लेकिन है क्या कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, जिस नाते उनको ऐसा लगता है कि डिजिटल जो माध्यम है वो अनावश्यक खर्च है, उससे उनको बचना चाहिए। और परंपरागत जो विज्ञापन है, जैसे ऑफलाइन विज्ञापन हो गया, उस पर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ये शुरू में जब ऑनलाइन पेमेंट आया सब लोग डर रहे थे, लेकिन बाद में सबकी नीड हो गया। हमें लगता है कि 10 रुपये भी पेमेंट करना हो तो ऑनलाइन ही लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को ना एक्सेप्ट करें तो कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं कोई भी बिजनेस में। जैसे एक एग्जांपल भी हम देते हैं। पहले क्या होते थे कि हम लोग जैसे बाजारें जो लगती थी वो आप देखे होंगे कि पहले बाजारें बहुत थोड़े एरिया में लगती थी। एक बाजार जैसे यहाँ का हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मोहरीपुर की एक बाजार लगती थी, फिर उसके बाद दूसरी बाजार लग रही है कि वो गोरखनाथ की बाजार लगती थी। तो एक दिन निर्धारित होता था कि मंगलवार को मोहरीपुर की बाजार लगेगी, बृहस्पतिवार को गोरखनाथ की बाजार लगेगी। बाजारें इसलिए लगती थी कि एक दिन वहाँ पर जाता था आदमी, वहाँ से परचेजिंग करता था। आज क्या है कि बाजारें, उस तरीके की बाजारें धीरे धीरे करके समाप्त हो गई हैं। अब आदमी को तुरंत आवश्यकता है तो उसके जस्ट घर के बगल में एक दुकान है जहां पर वो जाके तत्काल अपने मतलब जो भी प्रोडक्ट उसे लेना है, जो भी सर्विसेज लेनी है, उसको तुरंत ले सकता है। फिर समय बदला, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अब जो दिल्ली बैठी हुई दुकानें हैं उनके तक भी तत्काल आदमी पहुंच जा रहा, मोबाइल फोन निकाल रहा है, जो चुनिंदा ऐप्स हैं उनको ओपन कर रहा है, वहां से तत्काल वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर ले रहा है। सोचिए कितनी तेजी से चीज़ें बदलाव के दौर में है कि आसानी से यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति कोयम्बटूर से एक ऑर्डर करके घर तक पहुँचा सकता है। तो बाजार तो अभी आपका कोयम्बटूर के हवाले चला गया। अभी वो बाजार संकुचित नहीं रह गया कि आपके लोकल नहीं रह गया वो। राहुल सर, इससे हमें कुछ याद आ रहा है। हम मार्केट में गए थे, वहाँ पे एक दुकानदार ने बताया कि जब से ऑनलाइन आ गया है सिस्टम, शॉपिंग करने लगे हैं लोग, हमारे धंधा मंदा पड़ गया है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं कि धंधा मंदा हो गया है और उनको पता भी है कि ऑनलाइन चल रहा है, सारी चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन वो लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं। तो आप क्या कहेंगे, मान लीजिए उस बिजनेसमैन भाई के लिए क्या? जी, जैसे देखिए होता क्या है ना कि विरोध अच्छी चीज़ है। हाँ। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं उन बड़ी कंपनियों का। हाँ। जिसको सब लोग जान रहे होंगे, उनका नाम लेना की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। उनका विरोध करते करते कहीं ना कहीं ऑनलाइन का विरोध कर दे रहे हैं। हाँ। ऑनलाइन का विरोध नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन का आप विरोध करेंगे तो कहने के आप कस्टमर का विरोध कर रहे हैं जो सुविधा ऑनलाइन दे रहा है उसको। हाँ। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर प्रेफरेंस पे है। कस्टमर चाह रहा है कि उसके घर पे ऑर्डर आए, कस्टमर चाह रहा है कि उसको सुविधाएं मिले। तो अगर आपको ये करना है, आप चलिए विरोध करिए, लेकिन आपको कौन रोका है कि आप अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मत बनाइए? आप बिल्कुल करिए उसे। उनको लगता है कि काफ़ी पैसा लगेगा इसमें। हमें लगता है कि एक वेबसाइट डिजाइन कराने में अच्छा से अच्छा 20,000 से कम ही पड़ता है। जी। और ये होर्डिंग जो लगता है, अगर देखा जाए 10-12 होर्डिंग कोई लगाया है तो हमें नहीं लगता है एक होर्डिंग का 10,000 से कम कोई कॉस्ट होता है अप्रोक्स। हाँ, कब फट जाएगा। लेकिन उसी को अभी लोग जो हैं उसी को प्रीफर कर रहे हैं, होर्डिंग हो गए या साइनेज वगैरह हो गए इसी पे, लेकिन वेबसाइट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं, राहुल भाई उन्हें एक लाइन में बस ये बताइए कि वेबसाइट से क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बिजनेस में। जैसे देखिए वेबसाइट बना, अभी हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। हाँ। एक बैनर अगर आप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल गोरखपुर की बात करें, मोहद्दीपुर चौराहे पे एक बैनर लगता है जिसकी कीमत हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 15,000 महीने पड़ती है। बताइए। वहाँ पर जाने वाला जो व्यक्ति है, बैनर वही व्यक्ति देखेगा जो वहाँ से पास आउट हो रहा है, जो वहाँ से गुजर रहा है। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि अपने ही सिटी का वो पर्सन है। जी, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने सिटी का पर्सन है। हाँ। वहाँ से पास आउट हुआ, उसने बैनर देखा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रांड है या आपका जो वो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो बहुत प्रीमियम वैल्यू का है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम कस्टमर की जरूरत पड़ेगी। हाँ। प्रीमियम कस्टमर आपके कार से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे, वो तो बैनर आपका देख भी नहीं रहे। हाँ। ऐसे कंडीशन में आपकी वेबसाइट वो भले देख लेंगे, क्योंकि उनके पास फोन है, वो वहां पर देख लेंगे आसानी से। हाँ। तो परंपरागत विज्ञापन आप करिए, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल विज्ञापनों को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ एक ऐड ऑन के तौर पे
आप वेबसाइट बनवाइए जिसकी कीमत 7-8 हज़ार रुपये सालीना से स्टार्ट होती है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए वो प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट कर सकते हैं। ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा पावर है कस्टमर तक पहुंचने का। राहुल सर, आगे हम बढ़ेंगे और आपसे ये भी पूछेंगे कि आजकल रील का बहुत सारा देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है, हर जगह रील बन रहे हैं 30-30 सेकंड का, तो क्या इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं? देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि आजकल लोगों के मन में बहुत मिथ है कि मतलब बहुत सारा पैसा बन जाएगा या कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। तो इसके लिए मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा बनेगा तो कैसे बनेगा और नहीं बनेगा तो कितना नहीं बनेगा। एक रील अगर आदमी बनाता है तो उसमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कुछ पैसा वो प्रोवाइड करते हैं, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। वो उनके कुछ एक स्टैंडर्ड है कि इतना व्यूज़ प्ले हो जाएगा तो उसके बाद आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आप अच्छा बनाएंगे तो अच्छा देखेंगे लोग, आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा लोग पढ़ेंगे, आप अच्छा कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो अच्छा लोग व्यू करेंगे, कुछ आप अच्छा गाएंगे तो अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छी फिल्म बनाएंगे तो अच्छा देखेंगे। तो अल्टीमेटली चीज़ क्या है कि आपको कंटेंट बहुत पावरफुल बनाना है और कंटिन्यूअस बनाना है। जैसे आपने एक रील बनाया, शौकिया तौर पे आपने एक रील बना दिया, अब आप उसमें भावुक हो गया कि अरे हमको तो पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। धीरे 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 करके जब आप 100, 200, 300, 400, 500 रील बनाएंगे तो 1-2 रील ऐसी ज़रूर उसमें होगी जिसमें आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे। तो जो ही आपकी एक रील मिनिमम बिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली होगी तो उसी के मतलब हिसाब से दूसरी व्यू भी बढ़ेगा, दूसरे रील के भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके पैसे के माध्यम बढ़ेंगे। ये तो हो गया इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का साधन। एक और तरीका है कि लोकल मार्केट से कैसे पैसा बनाया जा सकता है। हम लोग भी अब आपके मन से हम उन तमाम इन्फ्लुएंसरों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी एक इन्फ्लुएंसर मीट करते हैं, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करते हैं। अच्छा। जिसमें हम लोग इन्फ्लुएंसरों को बताते हैं कि हम मतलब लोकल जो ब्रांड है वो उनके जो प्रोडक्ट है उनको अपने पे पोस्ट करके वो भी पैसा बना सकते हैं। जैसे जो लोकल ब्रांड है वो भी एडवर्टाइज कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई गारमेंट का ब्रांड है और कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा है। जी, तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भी गारमेंट वाला जो एग्जांपल हम दे रहे थे उसी को कैरी ऑन करते हैं। तो उसमें कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो गारमेंट रिलेटेड रील्स बनाते हैं या गारमेंट रिलेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं जो यूट्यूब पे जाते हैं, तो शहर के बहुत सारे 4-5 ऐसे ब्रांड हैं, नाम लेना बहुत उचित नहीं है, उनसे हम कोलैबोरेट करा देंगे ताकि एक आसानी से एक पैसा डायरेक्ट का साधन बन जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम से कोई मतलब नहीं होगा। आपने एक अपनी पब्लिसिटी इतनी अच्छी कर ली कि जिससे आपके लोकल मार्केट से आपको रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो गया। और वो रेवेन्यू जनरेशन आप मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपया पर मंथ से स्टार्ट होते हुए 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ तक जा सकता है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप डिपेंड होइए कि इंस्टाग्राम से आप पैसा कमाइए। विशाल सर, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि अब हमारे जो भी बिजनेसमैन हैं हमारे वीडियो को देखे और सुन भी रहे हैं, जो भी रेडियो के माध्यम से अपने, वो अब अपना शुरुआत करना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो उनका फर्स्ट आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उनसे मांगते हैं, वो बताइए। जैसे देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि ब्रांडिंग से ही समझते हैं पहले, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं वो असल में ब्रांडिंग का ही एक हिस्सा है। कि वो जो भी अपने ब्रांड है उसको किस तरीके से विजिबल कर रहे हैं अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को। तो पहले तो वो लोगो बनाए, शुरुआत हमेशा लोगो से करनी चाहिए। अगर लोगो पहले से बना है तो डायरेक्ट वो वेबसाइट पे आ सकते हैं, अगर नहीं बनाया तो पहले वो लोगो बनवा लें। हम लोग भी डिज़ाइन करते हैं लोगो, तो हमसे करा लें या जहाँ पे भी उनको सही लगता है वहाँ से वो लोगो डिज़ाइन करा लें। लोगो डिज़ाइन कराना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अब जैसे मान ले लाउड स्पीकर FM का एक लोगो है, तो अगर हमको सिर्फ लोगो दिखेगा तो भी हम कनेक्ट कर ले जाएंगे। अगर ना लिखा हो ये 90 FM लाउड स्पीकर तो भी हम कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आदमी अमूमन भूल जाता है। टाटा का या बड़े ब्रांडों का लोगो आदमी कैसे याद रखता है, क्योंकि वो लोगो अपना बनाए हुए हैं। तो पहले वो लोगो बना लें। दूसरा क्या फ़ायदा होता है लोगो बनाने का कि वो एक थीम उनका करता है डिसाइड। जैसे अब लाउड स्पीकर FM का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रेड इसका थीम है, तो जैसे रेड हमको इंटीरियर में भी दिख रहा है अलग, ये थीम होता है। वो जब बन जाता है तो उसी को हम लोग वेबसाइट पे लेके जाते हैं कि वो भी उनका उसी तरीके से दिखे। अब वेब बनाने के लिए उनका जो मतलब मेन रिक्वायरमेंट है, जो फोटोज़ हैं वो डाल सकते हैं अपने अबाउट सेक्शन में। हम लोग ये डाल सकते हैं कि असल में वेबसाइट ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ही बनाया जाता है। तो जो भी चीज़ें उनके पास हैं, जो वो अपने मुंह से बताते हैं अपने कस्टमर को ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, वो वेबसाइट पे डालें ताकि इन्फॉर्मेशन उनको मुंह से ना बताना पड़े।
जैसे मुंह से वो कितने लोग को बता लेंगे, हो सकता है 100 लोग को दिन भर में बता लेंगे, लेकिन वेबसाइट विजिट उनका 1 लाख भी हो सकता है दिन में। 1 लाख लोगों तक आपकी वो बातें पहुंची जो आप नहीं पहुंचा सकते थे अपने मुंह से बता के। वेबसाइट में आप जो भी जितने दिन से किए हैं, तो अब जैसे मान लिए कि एक ब्रांड है जो सन 2000 से इस्टेब्लिश हुआ है, हमसे वो आज मिला, तो अगर वो अपने मुंह से बताएगा तो हम तो सोचेंगे कि 1 महीने पुराना ब्रांड है ये। लेकिन वही अगर हम उसकी वेबसाइट पे गए और हम पढ़े कि नहीं ये सिंस 2000 है, तो तुरंत मेरे लिए एक हो जाएगा, अच्छा 24 साल पुराना है ये ब्रांड। एक ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो गई। तो ये एक बेनिफिट मिलता है वेबसाइट का। दूसरा, जो भी इवेंट्स वो करा रहे हैं उसको वो रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहे उसको। जो ऑडियंस है उनके, तो उनको ये दिखेगा कि हाँ ये एक्टिव भी है चीज़ें कर, अगर वो कुछ सोशल इवेंट कर रहे हैं उसको डालें, कुछ अगर कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं तो उसको डालें। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉन्टैक्ट पेज पे जो इंक्वायरी फॉर्म होती है उसी से आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है। तो अब सारी चीज़ें वो देख लिया आपके बारे में, ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया। कॉन्टैक्ट पेज पे गया, अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो भी इंक्वायरी करना उसने डाला और इंक्वायरी कर दिया। उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम नाम नहीं लेंगे किसी का, हमारे जो भी कंपटीटर्स हैं या ज़्यादातर लोग हैं जो इंक्वायरी फॉर्म ही गलत कर देते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी बनाए अपनी वेबसाइट पे। उसने देखा, वो कस्टमर लीड मतलब तैयार हो भी गया है, वो देना भी चाह रहा है काम, लेकिन उसने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी फॉर्म ही नहीं सही से काम किया, तो अब सामने वाले के पास तो पहुंचा ही नहीं इंक्वायरी ना। लेकिन कस्टमर के दिमाग में क्या आ जाएगा, किसका इमेज खराब होगा कि हमने उस वेबसाइट पे इंक्वायरी की और फलाने ने मेरे पे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। इंक्वायरी फॉर्म अच्छा बनाए। कि कोड जेस्चर को क्यों चुने? हाँ, जैसे देखिए रुद्र जी, होता क्या है कि कोड जेस्चर एक कंपनी नहीं है, वो एक तरीके से एक मिशन है कि चीज़ों को और बेहतर तरीके से डिजिटल तौर पे शहर को और बेहतर किया जाए। हम लोग का एक पंचलाइन भी है कि हम बनाएंगे डिजिटल गोरखपुर। हाँ, और एक और पंचलाइन, हर कोई होगा ऑनलाइन। हम बनाएंगे डिजिटल गोरखपुर वाला हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या है कि शहर को छोटे तबके के व्यापारी हों चाहे बड़े तबके के व्यापारी हों, हम गोरखपुर को डिजिटल करके रहेंगे। डिजिटल का मतलब ये नहीं होता है कि केवल वेबसाइट बनाएंगे। डिजिटल का मतलब ये भी होता है कि अगर आप घर पे बैठ के अपने जेन एक्स जनरेशन, जो आपके एक पीढ़ी ऊपर की जनरेशन है, जैसे दादी हैं, पिताजी हैं, उनको बैठ के अगर आप सोशल मीडिया सिखा रहे हैं, ये भी एक तरीके का डिजिटलीकरण ही है। आए दिन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसका एक आसान साधन यही है कि जब भी खाना खाने घर पे बैठें तो उनके साथ अगर आप जिक्र करेंगे, देखिए इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, इस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप एक इनपुट दे रहे हैं डिजिटल गोरखपुर बनाने का। तो ऐसे वॉलंटियर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं डिजिटल के तौर पे कि जो लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड से बचा जाए, किस तरीके से और चीज़ों को सीखा जाए, कैसे पेमेंट किए जाए। तो ये सब रास्ते हैं। 100% में से 20% का हिस्सा है। मैंने कोड किया, 5 पेज की वेबसाइट बनाई, 5 पेज की वेबसाइट तैयार हुई, वेबसाइट लॉन्च हुई, हमने उनको डिलीवर कर दिया। हमें लगता है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। वो आप एजुकेट करते हैं ताकि उसके पता चले कि इसका क्या बेनिफिट है। होता क्या है ना, जैसे मान लिया कि हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, अब मुझे मोटरसाइकिल चलाने आता ही नहीं है, तो मोटरसाइकिल मेरे घर में बैठी रहेगी। उससे पहले मुझे मोटरसाइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो वही चीज है कि वेबसाइट चलाने से पहले वेबसाइट चलाना सीखना पड़ेगा। वो सिखाने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों ने डिजिटल उड़ान से स्टार्ट किया है कि ठेले और रेहड़ी वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के उन्हें वेबसाइट सिखाया है। उसी के साथ साथ शहर के नामचीन जो बड़े व्यापारी हैं उनकी भी वेबसाइट हम लोगों ने अपने स्तर से, यानी वही हर कोई होगा ऑनलाइन। अब हर कोई होगा ऑनलाइन का तात्पर्य यह है कि हर में सब लोग हैं। राहुल सर, जाते जाते हमारे लिसनर व्यूवर से आप कुछ कहना चाहें? आप देखिए, यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके आप डिजिटल होने का प्रयास करिए, क्योंकि आने वाला जो दिन है, आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो आपका ग्राहक सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल और लैपटॉप और पीसी वाला ही होने वाला है। वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा, आपके यहाँ से परचेजिंग उस तरीके से नहीं करेगा जैसे आप सोच रहे हैं। आप मान के चलिए कि आप परमानेंटली कोविड वाले जोन में बैठे हैं। बस ये है कि आप बाहर निकल सकते हैं। उसी जोन में रहते हुए अपने आप को सोचिए कि किस तरीके से आपने कोविड वाले समय को डिजिटली इस्तेमाल किया था, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए, सिर्फ डिजिटल वाले पार्ट को, बाकी नहीं। तो आपका जीवन बेहतर, खासतौर पे व्यापारियों के लिए, और सुलभ हो जाएगा, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा बंधु, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिसनर व्यूवर को डिजिटल मीडिया के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आज के हमारे कर्मयोगी सीरीज में थे मिश्रा बंधु,
जो नोएडा जैसे बड़े शहर को छोड़ करके अपने गोरखपुर में आए हैं ताकि गोरखपुर वासियों को हम कुछ दे सकें, क्योंकि आपको पता चला होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और आप कैसे अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।